हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग द केस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ चेक। ये टॉपिक समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम दो पर्सन लेते हैं। एक पर्सन हो गया हमारा आदित्य, एक पर्सन हो गया फॉर से हमारी सेजल। अब सेजल एक पेंटर है जो कि अपने स्टूडियो में पेंटिंग्स सेल करती है। आदित्य सेजल के पास पेंटिंग्स परचेज करने के लिए गया और वहां पे उसने उसे एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग परचेज कर ली। उसका मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो था पेमेंट का वो था चेक। उसने सेजल को एक चेक दिया, सेजल खुश हो गई, सेजल ने 20,000 रुपीज का चेक अपने पास में रख लिया। अब नेक्स्ट डे सेजल अपने बैंक में वो चेक को डिपॉजिट करने गई ताकि जो पैसा है वो उसके अकाउंट में आ जाए। अब वो चेक देके आ गई। अगले दिन क्या होता है, बैंक से उसको एक रिटर्न मेमो रिसीव होता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है दैट योर चेक हैज बीन रिटर्न अनपेड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। इसी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड को, इसी रिटर्निंग ऑफ चेक फ्रॉम द बैंक को हम कहते हैं चेक डिसऑनर होना, या फिर आम बोलचाल की भाषा में इसे हम कहते हैं चेक बाउंस होना। तो अब सेजल का अगर चेक बाउंस हो गया तो सेजल कौन से लॉ के अंदर जाएगी, कौन से एक्ट के अंदर जाएगी अपनी कंप्लेन करने के लिए? तो हम जानते हैं सेजल जाएगी सेक्शन नंबर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अपनी कंप्लेन फाइल करने के लिए। वो सेक्शन प्रोवाइड करता है हमको कि डिसऑनरिंग ऑफ चेक कब ऑफेंस बनता है, उसके क्या पनिशमेंट्स है और क्या स्टेप्स फॉलो करना हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। अब सेक्शन 138 समझने से पहले दो वर्ड्स का मतलब हम समझते हैं। पहला वर्ड हमारा यहाँ पे दे रखा है ड्रॉवर और दूसरा वर्ड है हमारा यहाँ पे ड्रॉई या फिर पे। तो ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो कि मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब जिसने की चेक बना के प्रेजेंट करा है पेमेंट के लिए। तो कौन हो गया हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से? यहाँ हो गया हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ड्रॉवर आदित्य, और ड्रॉई कौन हो गया? जिसको वो चेक जो है वो दिया जाता है। तो चेक किसको दिया गया? हमारे यहाँ पे चेक दिया गया सेजल को। ठीक है, अब समझते हैं सेक्शन नंबर 138 के अंदर ये ऑफेंस बनता कब है। सेक्शन नंबर 138 के अंदर ऑफेंस कब बनता है? जब कोई पर्सन चेक ड्रॉ करता है अब उसके अकाउंट से और वो चेक वापस आपको अनपे रिटर्न हो जाता है क्योंकि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है या फिर आपकी जो लिमिट है वो ओवरड्राफ्ट हो चुकी होती है। तो हमारा ऑफेंस यहाँ पे बन जाता है। अब इसकी पेनल्टी भी सेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या पेनल्टी प्रोवाइड करता है? जो भी ये पर्सन ऑफेंस कमिट करता है उसके लिए क्या पेनल्टी है? या तो आपको 2 साल का इंप्रिजनमेंट हो जाएगा और या तो आपको फिर फाइन देना पड़ेगा, या फिर और फाइन कितना होना चाहिए? फाइन होगा डबल द अमाउंट ऑफ चेक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आदित्य ने चेक दिया 20,000 रुपीज का तो उसके ऊपर फाइन 40,000 रुपीज तक का इंपोज किया जा सकता है। और बोथ मतलब कि कोर्ट फाइन एंड इंप्रिजनमेंट दोनों उसको दे सकती है। अब क्या चेक बाउंस होने के बाद में सेजल सीधा चली जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करने के लिए? नहीं, सेजल को 138 के कुछ मैंडेटरी स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है? प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप चेक को प्रेजेंट नहीं करोगे बैंक में तब तक आपको ऑफेंस बनेगा भी नहीं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ चेक की लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे क्या दे रखी है? उसकी लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे 6 मंथ्स, यहाँ पे 3 मंथ्स दे रखी है। पहले ये 6 मंथ्स हुआ करती थी बट आरबीआई के नोटिफिकेशन से इसको 6 मंथ्स से हटा के 3 मंथ्स कर दिया गया। तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा? प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक। ठीक है, अब चेक प्रेजेंट किया बट चेक डिसऑनर हो गया, बैंक से चेक रिटर्न हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ अकाउंट। इसको हम आप बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस आपने बहुत सुना होगा। तो यहाँ पे चेक जब रिटर्न होता है तब क्या होता है, यहाँ पे पे जो है या ड्रॉई जो है मतलब कि सेजल जो है उसको एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा ड्रॉअर को। लीगल नोटिस राइटिंग में होना चाहिए, उसको ड्रॉअर को वो लीगल नोटिस देना पड़ेगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखना हमारे लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड क्या है नोटिस देने का? टाइम पीरियड होगा जैसे ही ड्रॉई को इन्फॉर्मेशन मिलती है बैंक से कि आपका चेक जो है वो अनपे रिटर्न हो गया है, उस इंफॉर्मेशन के दिन से विदिन 30 डेज उसको ड्रॉअर को नोटिस देना पड़ेगा, लीगल नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग के अंदर। ठीक है, लीगल नोटिस दे दिया। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? सेंडिंग ऑफ लीगल नोटिस। तीसरा स्टेप क्या हो गया? फेलियर इन पेमेंट बाय द ड्रॉअर। मतलब कि लीगल नोटिस पहुंचा ड्रॉअर के पास में, मतलब आदित्य के पास में लीगल नोटिस पहुंचा। उस लीगल नोटिस जब आदित्य के पास में पहुंचा है उस डेट से 15 डेज के अंदर अंदर आदित्य को या तो पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब ड्रॉअर को या तो पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। और अगर वो पेमेंट नहीं कर सकता है तो जाके हमारा कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज होता है। तो क्या टाइमलाइन हो गई? पहले प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, दूसरा सेंडिंग ऑफ नोटिस और तीसरा फेलियर ऑफ पेमेंट बाय द ड्रॉअर।
अब अगर ये सब होता है तो यहाँ पे हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो क्या करेंगे, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो हम 142 के अंदर इसकी कंप्लेंट फाइल करेंगे। 142 हमें कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अब बता रखा है यहाँ पे कॉग्निजेंस कब होगी, दूसरा कौन कॉग्निजेंस लेगा, और तीसरा जूरिसडिक्शन क्या होगा। तो पहले में बता रखा है कॉग्निजेंस कब होती है, तो कॉग्निजेंस कब होगी, जब आपका वो चेक 15 डेज का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में, जो कि 138 के प्रोवाइजो के क्लॉज सी में हमको दे रखा है, जब क्लॉज सी के अंदर हमारा पेमेंट नहीं आता है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 30 डेज के अंदर 1 मंथ के अंदर आपको कोर्ट के अंदर रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करनी होती है। ठीक है, यहां पे दे रखा है हमको कब करेंगे हम कंप्लेंट फाइल, हम करेंगे कंप्लेंट फाइल 138 क्लॉज सी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया उसके बाद हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। उसके बाद में किसके यहां फाइल करेंगे, हु विल टेक कॉग्निजेंस के अंदर कौन हो गया हमारा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इन दोनों के सामने हम जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल करेंगे। तीसरा आता है किसके जूरिसडिक्शन में कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो जहां पे पे गया, जिस बैंक में पे ने जाके चेक डिपॉजिट कराया, वो बैंक का जूरिसडिक्शन जहां पे भी है वहां जाके हम अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया हमारा कॉग्निजेंस कब होती है, जब हमारा सेक्शन 138 क्लॉज सेक्शन 138 के प्रोवाइजो के सी के अंदर कॉज, जब 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं आएगा तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। हमें 1 मंथ के अंदर जाके कंप्लेंट फाइल करनी है, राइटिंग के अंदर कंप्लेंट हम फाइल करेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। यहां पे एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन सेक्शन 143 के अंदर कोर्ट ने दे रखा है, जो कि 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। ये प्रोविजन कहता है इंटरीम कॉम्पनसेशन के बारे में। यहां पे कोर्ट के पास पावर है कि वो अक्यूज को इंटरीम कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल सकता है जब तक केस पेंडिंग है। अच्छा, अब किस स्टेज पे बोलेगा, पहले तो अगर समरी ट्रायल है या फिर समन ट्रायल है तो जब अक्यूज जो है वो प्ली गिल्टी करना आया होता है तब, और दूसरे केसेस में चार्ज फ्रेमिंग पे उसको अक्यूज कोर्ट को बोल सकता है, कोर्ट अक्यूज को बोल सकता है कि आप जो है वो इंटरीम कॉम्पनसेशन भी पे करो। अब कितना पे करेगा, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है जो चेक का अमाउंट है उसका 20% नहीं एक्सीड होना चाहिए। तो इंटरीम कॉम्पनसेशन नॉट टू एक्सीड 20% ऑफ द चेक अमाउंट। अब कब पे करना पड़ेगा, अब बोल तो दिया पे कब करना पड़ेगा, तो टाइमलाइन क्या है पेमेंट की, पेमेंट 60 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। जिस दिन से कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसकी 60 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, और अगर और एक्सटेंड करना है तो अप टू 30 डेज, तो 60 प्लस 30 डेज। अब इनकेस जो अक्यूज था वो एक्विट हो जाता है, एक्विट होने के बाद में जो अक्यूज ने इंटरीम कॉम्पनसेशन पे किया होता है तो कोर्ट बोल सकती है कि जो कॉम्पनसेशन अक्यूज ने पे किया है वो वापस अक्यूज को दिलाया जाए, वापस अक्यूज को दिलाया जाए और उस पे उसको इंटरेस्ट भी मिला जाए। ठीक है, और वो भी कितने दिन में देना पड़ेगा, 60 डेज एंड 30 डेज के अंदर, फर्दर 30 डेज, पहले 60 डेज एंड फर्दर 30 डेज। ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग द केस ऑफ चेक बाउंस और डिसऑर्डरिंग ऑफ चेक। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।